हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी में जो पढ़ रहे हैं इतिहास सब्जेक्ट। आज अध्याय 7 है और अध्याय 7 जो है वो है राज्य से साम्राज्य, यानी कि किस प्रकार राज्य से साम्राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो हम लोगों ने शुरुआत से पढ़ा, पहले आदि मानव कैसे रहता था, फिर या कबीलों में लोग कैसे रहते थे, फिर महाजनपद पर पढ़ा कैसे कैसे जो है साम्राज्य का विस्तार या राज्य का विस्तार होता रहा और वो एक प्रकार से एक विस्तृत साम्राज्य का रूप ले लिया। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुछ बॉक्स में एक बच्ची की कहानी है, तो बच्चे की, तो उस पर देखते हैं। लिखा है कि जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। लड़के का जन्मदिन था, उसके दादाजी ने उसको एक कड़क नोट दिया। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। एक नया उस उस एक नया सीडी खरीदने उसे एक नया, जहाँ थोड़ा देख लीजिए मात्रा नहीं लगी हुई है, तो उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो आज हम ये भी चर्चा कर लेंगे कि शेर क्यों बने हुए हैं। ये जो देखिए बना हुआ है शेर वाला स्तंभ शेष, तो देखिए भारतीय मुद्राओं पर, सिक्कों पर भी बना रहता था। शायद आज है कि नहीं है, शायद है किसी पे, लेकिन नोट पे आपको लगभग लगभग सब नोटों में ये शेर, इसमें देखिए 4 मुंह है, लेकिन तीसरा पीछे, चौथा मुंह पीछे से 3 ही मुंह दिखाई दे रहे हैं। तो आप किसी भी एंगल से इसको देखेंगे तो आपको 3 मुंह दिखाई देंगे। तो गांधी जी तो आप जान रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में या भारत की आज़ादी में उनके योगदान को चलते जो है, और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, तो इसलिए उनका चित्र बना हुआ है। अब इसका किस लिए शेर का चित्र क्यों बना है, अभी चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। चलिए, आप लोगों का काम है। देखिए, हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। तो ये जो चित्र दिख रहा है, ये अशोक के स्तंभ पर जो है, जो सारनाथ में, बनारस में सारनाथ है, वहीं पर ये बनाया गया था। हालांकि ये स्तंभ 2 या 3 टुकड़ों में टूट गया है और ये जो जो स्तंभ पर शेर के चित्र थे, ये सारनाथ के संग्रहालय में ही रखा हुआ है। तो आप लोग जब कभी जाइए तो आपको ये देखने को वहाँ मिल जाएगा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थर पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो देखिए, अभिलेखों में हमने लास्ट क्लासेज में या पिछली अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ा था अभिलेखों के बारे में। वो पत्थर पे, ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। तो जो है इसमें राजाओं की राजाज्ञा, उनके नियम कानून जो भी होते थे या जो भी उपदेश देते थे, वो लिखे रहते थे अभिलेखों में। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो वो मौर्य वंश का एक प्रमुख शासक था। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक नाम की किताब में मिलते हैं। तो देख लीजिए कि चाणक्य या कौटिल्य की किताब का नाम अर्थशास्त्र है। ये राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख पुस्तक है। इससे हमें मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के विषय में चर्चा मिलती है। मौर्य साम्राज्य के विषय में भी इससे चर्चा मिलती है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, तो मानचित्र में बताया गया है कि दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो पहले देखिए, मगध साम्राज्य की पहले राजधानी राजगृह थी, बाद में ये पाटलिपुत्र हुई जो है, और उसमें उज्जैन और तक्षशिला जैसे साम्राज्य में उज्जैन और तक्षशिला जैसे भी नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम और
मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो देखिए पहले ही पेज पर एक वंश के विषय में बताया गया है, जो है बॉक्स में जो सारनाथ जो शेर है उसके नीचे पीले रंग के बॉक्स में लिखा है वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। वंश में मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो आप समझ गए वंश किसे कहते हैं कि मौर्य वंश। तो मौर्य को वंश क्यों कहा गया, मौर्य वंश कहा इसलिए कहा गया, देखिए एक ही साम्राज्य में लोग जो राजा बनते हैं एक के बाद एक, जैसे चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक। तो देखिए जो और ये जो रास्ता बताया गया है पाटलिपुत्र सॉरी तक्षशिला से और उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, ये सब उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता है। इसी रास्ते को जो है शेर शाह सूरी ने सड़क ए आजम नाम दिया और बाद में लॉर्ड ऑकलैंड ने इसको ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया, ये भी आप लोग जान जाइए। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, क्योंकि विस्तृत साम्राज्य था तो भाषाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं लोगों के द्वारा बोली जाती थी। वो लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे। आज भी आप लोग देख लीजिए, दूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइए, भाषा और भोजन में फर्क हम लोगों को पहनावे में दिख जाता है। तो ये पहले भी था। यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी, तो देखिए अब हमने पोशाक के बारे में बता दीजिए। देखिए जो ये किनारे देखिए तो वो लिखा गया है जो है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। तो देखिए मानचित्र में आप लोग देखिए जहाँ जहाँ जो गोला बना हुआ है रेड कलर का, वहाँ वहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो देख लीजिए कितने स्थानों से मिले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जान जाइए कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरी होती है। तो यहाँ छोटे बड़े का अंतर, राज्य एक छोटा जो है राज्य साम्राज्य से इसलिए छोटे क्योंकि राज्य का दायरा छोटा होता है, साम्राज्य का दायरा बड़ा होता है, इसलिए वहाँ सेनाओं संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती है। जिस हिसाब से साम्राज्य बड़ा था उस हिसाब से अधिकारियों को भी आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से कर वगैरह वसूला जाता था। अब हम पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, इसलिए मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। और ये साम्राज्य का रूप चंद्रगुप्त के ही समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में ले लिया था इस वंश ने। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र राजधानी ही थी तो इसलिए वहाँ से जो आसपास के इलाके होते थे उस पर डायरेक्ट नियंत्रण रखा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। तो एक संदेशवाहक नामक अधिकारी भी होता था जो इधर उधर जो है अपनी निगरानी रखता था और राजा को उसके विषय में, उन अधिकारियों के विषय में बताता था। उनका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, कितने करप्ट हैं, कितने ईमानदार हैं। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत साम्राज्य था, विखंडित साम्राज्य नहीं था। विखंडित साम्राज्य हम गुप्त काल में आकर देखेंगे। तो राजा ही सबसे ऊपर होता था
मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो देखिए यहाँ तक्षशिला या उज्जैन जो है प्रांतीय राजधानी थी, क्योंकि बड़ा साम्राज्य था। तो यहाँ से भी यहाँ सम्राट द्वारा नियुक्त जो है गवर्नर या राजकुमार जो है शासन करते थे। जैसे आपको जानते हैं अशोक और जो है उसका भाई सिमुख तक्षशिला और पाटलिपुत्र से शासन करते थे। वहाँ के गवर्नर थे या उपराज्यपाल थे, और अक्सर राजकुमारों को हक राजपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तो इससे हमने बता दिया आपको। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन जगहों बेशक गवर्नर होते थे, लेकिन जो नियम और परंपरा थी वहीं स्थानीयता के अनुसार ही होता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे कि चूंकि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थी। यहाँ से जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। इस प्रकार नदी और मार्ग पर भी कर लिए जाते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। तो इस प्रकार जंगल से भी प्राप्त होने वाले उत्पादों में भी राज्य या साम्राज्य की हिस्सेदारी थी, जो मौर्य अधिकारियों या पदाधिकारियों द्वारा वसूला जाता था। अब देखिए हम लोगों ने भी पढ़ा नजराना। तो नजराना जान ले क्या है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। जैसे कर क्या होता था कि चलो एक निश्चित समय पर, या जैसे आजकल महीने या साल में जो भी प्रक्रिया हो टैक्स वसूलने की, तो उस टाइम पे नजराना वसूला जाता था। ये फिक्स नहीं था कि निश्चित टाइम पे ही, जब संभव हो तभी ले लिया जाता था। ऐसे नजराने विभिन्न पदार्थों के रूप में प्राय लोगों से लिए जाते थे, जो स्वेच्छा से इसे दे देते थे। जो लोगों के पास जो होता था वो लोग स्वेच्छा से देते थे। अब देखिए राजधानी में सम्राट, तो थोड़ा देखते हैं राजधानी में सम्राट की क्या स्थिति थी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। तो देखिए मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है इंडिका। उसकी पुस्तक इंडिका का ही जो है उसी के आधार पर हम लोग मौर्य साम्राज्य के विषय में या पाटलिपुत्र के विषय में जानने का प्रयास करते थे। हालांकि इंडिका मूल रूप से अपने ग्रंथ जो है उसका मूल ग्रंथ नहीं उपलब्ध है। इसके जो है जो किताब का अंश वो एरियन प्लूटार्क जैसे जो है राइटर जो हैं, जो यूनानी इतिहासकार हैं, उनकी किताबों में मिलते हैं। तो वहीं से जो है इसके उद्धरण लिया जाता है। और एरियन भी ने भी एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी आप लोग जान जाइए। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। तो ये प्रशिक्षित तोते होते थे, और जो चारों सम्राट के ऊपर मंडराता रहता था। जो कुछ देखता था वो सम्राट को बताता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। महिला अंगरक्षकों से राजा घिरा रहता था। इसके हम जानेंगे कि वो महिला अंगरक्षक को राजा अपना बॉडीगार्ड बनाता था, या महिलाओं को अपना बॉडीगार्ड बनाता था। वो हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। जिसे आजकल जो है गार्ड या कमांडो नेताओं के बदले जाते हैं। जो बड़ा नेता होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, तो लगातार एक ही गार्ड की ड्यूटी नहीं रहती है, बदले जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं रहता। उसी प्रकार राजा भी एक कमरे में जो है एक ही रात सोता था, 2 रात सोता था। और पाटलिपुत्र या आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है, या एक विशाल प्राचीर से घिरा, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ। तो ये इंडिका में जो अंश दिया गया है उसे यहाँ बताया गया है।
अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसा पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। हालांकि यूनानी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक इन लिपियों और भाषाओं में भी अशोक के अभिलेख हमको मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही है अशोक के अभिलेख हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। अब देखिए कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, अभिलेख जो राजा, मैंने बताया ना कि जो सम्राट के राजाज्ञा होती थी, उसका संदेश जो भी होता था वो अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता था, वो भी आम बोलचाल की भाषा में, ताकि लोगों को भी वो समझ में आ जाए। कलिंग युद्ध के बारे में देखते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो आप लोग जान जाइए कलिंग जो है उड़ीसा का, तो तटवर्ती मतलब किनारे, जो सागर के किनारे का है, वो उड़ीसा का प्राचीन। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, यानी कि नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है उसने कलिंग पर चढ़ाई की, और उसमें इतना खून खराबा हुआ, लगभग 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए, इससे ज़्यादा लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध से वहाँ काफ़ी महिलाओं को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस जो है, और इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में, कलिंग शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के बारे में 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। तो अब देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने बात कही, तो हमने वो बता दिया, 13वां शिलालेख या अभिलेख है। राजा बनने के 8 साल बाद, मैंने बताया ना कि 800वें वर्ष उसने कलिंग विजय की थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे उसे अपार दुख हुआ। अच्छा, ये दुख क्यों हुआ? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। तो देखिए कि अगर आप स्वतंत्र हैं और आपको कोई ज़बरदस्ती आपको गुलाम बनाना चाहेगा तो आप विरोध करेंगे, और विरोध में आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। वही कलिंग में हुआ। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, ये अशोक कह रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया हूँ। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्म कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों कैसे परिवर्तन हुआ, ये आप लोग अपना विचार दीजिए। देखिए, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। उसमें अशोक के नैतिक विचारों का वर्णन किया गया है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म की नीति को अपनाया, जहाँ शांति की नीति हो, नैतिक नियम हो। देखिए अशोक का धम्म क्या था, अब यहाँ हम लोग देखेंगे। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे यह उनका कर्तव्य था कि राजा अपनी प्रजा को निर्देश दे, और बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जहाँ जहाँ जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो देखिए अशोक का धम्म, मैंने बताया कि नैतिक नियम थे। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित हुआ। उसने अपने धम्म के विषय में बताया है कि जैसे कि जीवन में साधुता हो, मृदुता हो, सत्यवादिता हो, न्यायप्रियता हो, इन सब गुणों का होना, बात जो है गुणों का होना आवश्यक है धम्म का पालन करने के लिए। उसने कहा कि धम्म का पालन वही लोग कर सकते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हों, गुरुजनों का सम्मान करते हों, अपने बड़ों का सम्मान करते हों,
साधु सन्यासियों शर्मणों के साथ सम्मान, उनके अच्छा व्यवहार करते, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तो इन सब गुणों का पाया जाना ही धम्म की विशेषता कहीं न कहीं बतलाता। और कहीं न कहीं बताते हैं कि ये इनका जो धम्म था वो अ, बौद्ध धर्म से प्रेरित था, या बहुत लोग राइटर बताते हैं कि सभी धर्मों का सार था। तो देखिए इसी पेज पे लिखा है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए देखिए कहाँ कहाँ उसने दूत भेजे, सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे थे। अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा था। तो देखिए उसने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए उसने विदेशों में भी अपने दूतों को भेजा। और देखिए जो धम्म महामात्र नाम का अधिकारी था वो भी जाके जो है लोगों को एक नियत समय पर क्या कहते हैं शिक्षा देते थे। ये देखिए कि यहाँ सांड की मूर्ति बनी हुई है और लिखा है कि उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। अब देखिए ये जो बिशप की मूर्ति है ये राष्ट्रपति भवन में रखी है। अशोक के अभिलेखों पर जो है सिंह, अश्व, हाथी, इन सब जानवरों की जो है वृषभ, इन सब जानवरों की मूर्तियां जो है बनी हुई थी। अब देखिए लिखा है कि उन्होंने सड़कें बनवाई, अशोक के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों को चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अब देखिए अशोक ने इन सब लोक कल्याणकारी कार्य कि जैसे सड़क बनाए तो उसके किनारे वहाँ कुएं भी खुदे, विश्राम लोग आए जो है, और पीने की भी व्यवस्था की, लोग आए विश्राम करें और पानी पिए। पेड़ भी लगवाए, कुछ फलदार पेड़, कुछ छायादार पेड़। अब देखिए अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। देखिए ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, अशोक ऐसा कह रहा है अपने धम्म के माध्यम से अपने अभिलेखों में। इसके बदले लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होगी। वो अन्य प्रकार की रीतियाँ ये हैं, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अभी मैंने आपको बताया ही, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा शर्मणों को दान देना, अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। लिखा है अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो इसमें इसका उत्तर इसी में दिया हुआ है कि हमें दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार हम अपने धर्म को का पालन करते हैं उसी प्रकार दूसरे धर्म को हमें आदर देना चाहिए। इस प्रकार देखिए हमारे संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को वर्णन किया गया है कि अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और राज्य किसी एक विशेष या प्रमुख धर्म को नहीं मानेगा, वो तटस्थ रहेगा धर्म को लेकर के। महात्मा गांधी ने भी समधर्म समभाव की बात की थी। तो देखिए अशोक के बारे में आज और उसके धम्म के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अशोक एक रूप से देखें तो वो धर्म सहिष्णु शासक था। उसके वो जो धर्म मानता था उसके अतिरिक्त उसके राज्य में अन्य धर्म भी थे, लेकिन उसका उसने कभी विरोध नहीं किया। अब देखिए यहाँ लिपि के बारे में कुछ दिया हुआ है। ब्राह्मी लिपि बगल देखिए लिखा हुआ है, पहले बॉक्स के बगल में कुछ लिखा ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो देखिए ब्राह्मी लिपि से ही अन्य लिपियों का जन्म हुआ। तो आ अक्षर में देखिए ब्राह्मी लिपि में आ अक्षर इस प्रकार बना है। देवनागरी में देख लीजिए, बांग्ला में देख लीजिए, मलयालम और तमिल में देख लीजिए। तो आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप लोग क्लास अच्छे से करिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।